बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अस्करी तारीख का एक अहम तरीन दिन है जब आर्म फोर्सेस के नए कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर होने के बाद सैयद आसिम मनीर, जो कि फील्ड मार्शल भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं, इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पे उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई जो अफवाज हैं उनसे मुश्तरका खिताब किया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ख़ासतौर पे जब हम 10 मई के तजर्बे के बाद जब हमें भारत जैसे बड़े दुश्मन का सामना था, जिसकी न सिर्फ आबादी और मईशत बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो फौजी ताकत है उसको भी ये कहा जा सकता है कि 7 से 8 गुना ज़्यादा है अगर हम उसके फौजी बजट के तनाजुर में देखें। तो उसके जवाब में, उसके बाद उससे जो कुछ हमने सीखा, ये फैसला कर लिया गया था कि तीनों अफवाज का जो एक आपस में रब्त है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है और तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम में जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं इसकी जो सूरत हाल है इसको भी ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी का आज ऐलान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया जब वो तीनों मसल्ला अफवाज के अफसरान से खिताब कर रहे थे और ये एक वाकई एक नया आगाज़ है। ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने लर्न किया, पाकिस्तान ने सीखा और ये कोई पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक में भी आप कमांड की यकजहती के हवाले से ये तजर्बात देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सबसे अहम बात यह है कि हमने 10 मई को जो सीखा, जो लर्न किया और जो हमने सबक हासिल किया कि हमें मजीद क्या करना है, बेहतरी किस तरह लेकर आनी है भारत को शिकस्त देने के बाद, हमने बहुत ही बर्क रफ्तारी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ इसके न सिर्फ तमाम आइनी और कानूनी पहलू उसको कवर किया बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए हमने जो एक ऑपरेशनल लेवल पर और अमली सतह पर जो एक हेडक्वार्टर कायम करना था उसको भी कायम कर दिया गया। आज जब आर्मी चीफ कह लें, आप फील्ड मार्शल कह लें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कह लें, जिस भी ओहदे से आप बुलाना चाहे बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा आज मंजरनामा वाजिया करके रख दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि आला कमांड की यकजहती के बावजूद और उसके साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और उसके साथ साथ अपना तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी और इसके नतीजे में जब ये कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी आपस में, जो आप कह सकते हैं कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक मिलकर ऑपरेशंस किए जाएंगे, तो फिर भारत को उन्होंने बता दिया कि वो किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना हो। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार होगा, इससे भी शदीद होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाज़िया किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ये अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर आंच नहीं आने देगा और हमें हाइब्रिड वार वो किसी भी किस्म की हो, हम दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं, हम रवायती जंग को उसको फेस करने के लिए भी तैयार हैं और अगर आप उसके साथ साथ बात करें बयानिए की जंग के हवाले से तो उसके लिए भी हमारी तैयारियां मुकम्मल है और हमारी बयानी की कामयाबी ही है कि हमने दुनिया को अपने साथ खड़ा किया हुआ है। आप चीन से लेकर अमेरिका तक और सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, वो तमाम ममालिक भी जो इससे पहले भारत के करीब हुआ करते थे, वो सब के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये जो चेंज आई है, ये जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इस पर यकीनी तौर पर आज मैं बात करना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि किसी हम एक्सपर्ट की तरफ भी जाएं, उससे भी बात करें, देखें कि इस जब हम ये तब्दीली लेकर आए हैं और एक बड़ी तब्दीली है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को यहाँ पर मैं आगाज़ करते हुए प्रोग्राम का मैं यहाँ पर आपको जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बनी हुई है इस पर भी ले जाना चाह रहा हूँ। मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल यकजहती के साथ तमाम लोग आगे बढ़ें। मैं ये चाहता हूँ कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा हम आंगी हो, सियासी जमातें जितनी भी हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून और उसके साथ साथ इखलाकियात के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाएगी, वो हमेशा से जारहाना सियासत कर रही है, एंटी स्टेट पॉलिटिक्स करती चली जा रही है। ये बात आज से नहीं है, ये बात उस वक़्त से है जब 9 मई बर्पा किया गया था।
ये बात उस वक़्त से है जब उसके आगे बढ़ते हुए 9 मई के हवाले से मैं बात करूं, और इससे हटकर जब आर्मी चीफ की तकर्री की गई थी उस वक़्त एक लॉन्ग मार्च किया गया था। जब मैं बात करता हूं इस हवाले से कि आगे पाकिस्तान को दिवालिया करने के हवाले से कॉल दी गई थी, पाकिस्तानियों को कहा गया था कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें, इन तमाम सूरतों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात करते हैं, उसके बानी की बात करते हैं, तो उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं क्या, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करने के लिए मैं मशकूर हूँ मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम से खालिद नवाज घुमन साहब भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और इनके साथ आपको अवैस अहमद भट्टी साहब भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। आप इंसाफ लायर्स फोरम के रहनुमा हैं, यकीनी तौर पर दोनों साहिबान जो है गहरी नज़र रखते हैं, और इसके साथ ही कुर्बान बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा पहला टॉपिक जो था वो यही था कि हम बात करें इस हवाले से कि एक नए दौर का आगाज, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिस्टम सामने आ गया, इससे क्या बेहतरी आएगी, क्या फर्क पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। नादर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नादर साहब, आज बड़ी पेशरफ्त हुई और ये बड़ा मुश्किल समझा जा रहा था, इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में इस चीज़ को वाज़ेह कर चुके हुए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क भी इस कमांड की यकजहती के लिए बहुत बरस तक सोचता रहा। हमने तो 10 मई को ये सारा कुछ देखा, उसको उससे लर्न किया, कुछ नए तकाजे सामने आए, और हमने आईनी तरमीम से लेकर आज हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशनल होने और तमाम अफवाज से जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनके खिताब तक और उसकी पॉलिसी गाइडलाइन तक पहुंच गए। क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड जो है, यानी कि मिलिट्री कमांड जो होती है फौज की, आर्म फोर्सेस की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर विनिंग फैक्टर होता है। जंग के अंदर बहुत से पहलू होते हैं। मैं जियो पॉलिटिशियन हूँ, मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ और डिफेंस एनालिस्ट हूँ, तो मैं इसकी मुकम्मल बात करता हूँ। आप 2 मिनट मुझे दे दें। ये तारीखी तौर पे, अब मैं पूरी तारीख तो नहीं दोहरा सकता 2000 साल की जंग की, लेकिन मैं आपको मोरिसन से शुरू करता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट लेवल पे की। हिटलर ने 2 हेडक्वार्टर बनाए, OKH एंड OKW, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर एंड आर्मी हेडक्वार्टर, बेसिकली जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी जंग लड़ने के लिए। इसी तरह दूसरे मुल्क करते रहे। मैं उसके आगे चलता हूं उससे। मैंने खुद टर्की में स्टाफ कोर्स किया, पाकिस्तान आर्मी स्टाफ कोर्स के अलावा तुर्की इस्तांबुल में उनका। तो उनका सिस्टम जो था और है तुर्किश आर्मी का, जो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, मजबूत आर्मी है, नेटो की सबसे बड़ी फोर्स है अमेरिका के अलावा, वो है जनरल कुरमाई। वो क्या है? जनरल स्टाफ। उनका जनरल स्टाफ सिस्टम होता है जिसके अंदर जो उसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो टर्किश तमाम आर्म फोर्सेस का हेड होता है। उसके नीचे फिर मिलिट्री में आर्मी, लैंड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ फौजें आ जाती हैं। अमेरिका के सिस्टम में आपको पता है उनका ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, लेकिन चूंकि अमेरिका ग्लोबल पावर है, उन्होंने कमांड्स रखी हुई हैं। एक कमांड है जो बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में, उसका नाम है सेंटकॉम, क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके में आता है। फिर अफ्रीका की कमांड है उनकी, एफ्रीकॉम, फिर पैसिफिक कमांड है। ये मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी की, वॉर पोटेंशियल की, जंग लड़ने की काबिलियत को बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम उसको सिनर्जिज्म उसमें लाने के लिए। एक और एक 11 होता है सिनर्जिज्म, और उसके अंदर जितनी उसकी आउटपुट है ना, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए। इंडिया ने कुछ साल पहले भी अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, उनका तो CDF नहीं बल्कि चीफ ऑफ, उनका आर्मी चीफ को उन्होंने आगे प्रमोट किया, जिसका ब्रिस्बेन का जनरल का, जिसका बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने भी सिस्टम किया और अभी तक दे स्टिल टॉइंग विद इट, यानी कि उसको बेहतर करने की कोशिश की। हमारे पास सिस्टम जो था वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ था, वो कमेटी थी, मतलब देयर इज नो पावर, उनके पास पावर नहीं थी। अब इसका जो सिस्टम नया बना है CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज पाकिस्तान की बर्री, बहरी, फजाई फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, लैंड फोर्स, अगरचे उनकी अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी पूरी अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग है, तैयारी है, ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें मैक्सिमम यूनिटी ऑफ कमांड, कोहिजन आ जाएगी कि सारे मिलके, एयर लैंड बैटल होती है कि जमीन और आसमान की जंग, एयर सी बैटल होती है कि जिस तरह भारत की बैरिया आ गया अभी, अब रिसेंटली भी, और कल जंग में आ जाए तो उसमें पाकिस्तान नेवी ने क्या करना है, पाकिस्तान की बैरिया ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या करना है उस जंग में वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अपने रॉकेट फोर्स बना दी है, आपको पता है, और उसके अलावा हमारी न्यूक्लियर कमांड है, फिर हमारी ISI इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं, और बहुत सी चीजें हैं, वो लंबी कहानी है। मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूं कि इस सारे का मकसद ये है कि वॉर पोटेंशियल ऑफ द नेशन, कौम की, मुल्क की जो जंगी ताकत है
उसको मैक्सिमम और भरपूर और बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि ये, और इसके साथ ज़ाहिर है उसका हेडक्वार्टर, जिससे ज्वाइंट चीफ का हेडक्वार्टर था, अभी इसी का हेडक्वार्टर होगा। और आपने देखा आज की जो सेरेमनी थी उसमें एयरफोर्स, नेवी और सब शामिल थे, क्योंकि सबकी दफा एक्चुअली जो अगला स्टेप है मेरे मुताबिक वो ये है कि मिलिट्री के अलावा अपने कौम को साथ लेके आना है। क्योंकि आज की जंग, मैं जो कहता हूं और टीवी पे भी कहता हूं, वैसे भी कहता हूं, वो खाली मिलिट्री वॉर नहीं है। उसमें आप देखें ना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉर का कितना दखल आ गया, उसमें देखें इकोनॉमिक्स का कितना दखल आ गया, उसमें अफगानिस्तान से जो अटैक हो रहा है आप पे, वो रवायती नहीं है। जिस तरह इंडिया के साथ एयर बैटल हुई आपकी 7 मई को, तो अफगानिस्तान के पास तो फिलहाल एयरफोर्स नहीं है, तो उनके पास, उनके साथ वो तो दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये जंग के मुख्तलिफ जो पहलू हैं, फैसेट्स ऑफ वॉर, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको आपने किस तरीके से उसको मैक्सिमाइज करके आपने जंग जीतनी है। इन सिंपल, हाउ डू यू विन दी वॉर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नादर मीर साहब, इस पूरी सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए। यकीनी तौर पर कंट्रोल का नया स्ट्रक्चर सामने आ रहा है और हम ये बात करें कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें मैं जाना चाहूँगा खालिद नवाज घुमन साहब की तरफ, अवैस अहमद भट्टी साहब की तरफ, और उसके साथ साथ कुर्बान बलोच की तरफ, जो कि सीनियर तजिया निगार हैं, तजियाकार हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद नवाज घुमन साहब, बड़ी इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीबो गरीब हो गई, मुसलसल ऐसे ट्वीट किए गए, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर पार्टी देखें आप दीवार से लगी हुई नजर आती है। हमें नजर आता है कि उनके इंतखाबात से लेकर उनकी पूरी लीगल पोजीशन के सामने, उनकी हालत के सामने एक सवालिया निशान आ गया है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी बात, जो आपने पहले वो एक बात की है कि नया हेडक्वार्टर, कमांड हेडक्वार्टर खुला है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि बतौर एक कौम, मैं ये नहीं कहता कि सियासी पार्टी पीटीआई हो, मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, नहीं, एक कौम, अगर हम ये सोचें ना कि ये जो नई डेवलपमेंट हुई है ये किसी एक सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं हुई है, ये वो इसका ताल्लुक ही नहीं है किसी सियासी पार्टी के साथ, ना ही किसी सियासी पार्टी को ये समझना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो आपने, जो नई डेवलपमेंट ये पाकिस्तान ने जंग जीती है ना, उसके बाद दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान क्या है, तो उसको सेंट्रलाइज किया है, उसको शो ये किया गया है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी, जो अभी 4 दिन नोटिफिकेशन क्या लेट हुआ है, जो जो कुछ किया गया है ना, सही, मैं यकीन करें अफसोस होता है कि मेरी गुजारिश है बाकी पैसों से पहले ये कि खुदारा कि एक कौम बन जाए बस, क्योंकि पाकिस्तान चाहिए। बाकी बात आते हैं कि दीवार से लगाने की, देखें ना मैंने दीवार से लगाया, ना आपने, ना फौज ने, ना किसी और ने, ना किसी जज ने दीवार से लगाया, ये इनकी हरकतें ऐसी हैं। देखें इम्तिहानात आते हैं, क्या जरदारी पीपल्स पार्टी पे इम्तिहानात नहीं आए? क्या मुस्लिम नून पे इम्तिहानात नहीं आए? क्या तहरीक लबैक पे नहीं इम्तिहानात आए? चलें वो अब ज़्यादा भी भुगत रहे हैं। जमात इस्लामी पे इम्तिहानात नहीं आए। उस इम्तिहान को गुजारने का जो वक़्त है ना, वो आप कैसे गुजारते हैं? अगर आज आपसे हुकूमत गई है, आपकी हरकतों की वजह से गई है, ठीक है, आपको अच्छी हरकतें, अब्बू जान को अब्बू जान ही रहने देते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने अब्बू जान की बजाय उनको मतलब किसी और तरह से ट्रीट करना शुरू कर लिया कि आज हालात ये हो गए कि वो जो है परसों वाली आपने देख ही ली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रद्द, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक रद्द अमल था, वही और तो मैं वही तो का कह रद्द रहा अमल था कि वो कब से ये इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये वो पहला ट्वीट आज नहीं से था, नहीं, आज से नहीं, ये एक अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। जब से 2022 से ये अदम एतमाद हुआ, उससे पहले भी शुरू हो चुके, पहले ऑफरिंग करते रहे कि हम आपको फॉर द लाइफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं, फिर उसके बाद बात भी आप उन्हीं से करना चाहते हैं, मुखालफत भी आप उन्हीं ही करते हैं, और हर तरह से चीज़ों को आप जो है ना डिमोरलाइज करने की किसी कोई आप तरीका छोड़ नहीं। मैंने खालिद साहब आपको सहमत इसलिए दी, कानूनी पोजीशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लीगली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर कहाँ खड़ी है? सर अभी तो मुझे ये नहीं पता कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है अभी के PTI हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो हालात पीछे आपने देखे हैं कि ये ना इनका निशान है, ना इनका लीडर है, ना इनका मामला आता है, तो PTI स्टैंड अवेयर। सिंपल सी बात यह है
कि जो इनका बचा कुचा है उसको संभालें, उसको लेके चलें, अपने मामलात को अपने इधर उधर जो हैं उनके साथ ठीक करें। सिंपली इनका कोई स्टेटस नहीं है। खान साहब जो हैं वो अंदर बैठे हैं, वो बाहर आना चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते हैं, और जो उनसे मुलाकात करते हैं वो बाहर आके इंडिया के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा अजली दुश्मन बना हुआ है, जिससे अभी हमने जंग जीती है, जिससे अभी नफरतें ही नहीं। अच्छा, इसकी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक बहस अभी चलती रही वो ये थी कि ठीक है इस वक्त नेशनल असेंबली में इनके मेंबर्स जो हैं वो SIC के हैं या PTI के हैं, ये खुद डिसाइड करते रहे, लेकिन अगर हम सरहदी सूरत हाल को देखें, गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी को देखें, दहशतगर्दों की सपोर्ट, जो आखिरी ट्वीट आया है उसमें जो सपोर्ट की जाती है, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोऑपरेट करती है, ताउन करती है दहशतगर्दों को यहाँ पर रखने में, उनको वापस जाने में रोकने में जो किरदार अदा करती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात की जा रही है कि गवर्नर राज की तरफ जा सकते हैं। गवर्नर राज देखें, मैं सिंपल सी बात, मैं सख्त बात करना नहीं चाह रहा, असल में बात यह है कि जिम्मेदाराना रोल प्ले करें। जो परसों तकरीरें कल इन्होंने की हैं, शायद खटक साहब ने या इनके वजीर आला साहब ने अडयाला के बाहर बैठ के, या क्या ये जिम्मेदाराना रोल है? और अगर वो महाजरीन जा रहे हैं तो वो इनके ताउन से तो नहीं जा रहे हैं ना, वो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट का वो लेके चल रहा है, वो इनके ताउन से तो नहीं जा रहे हैं ना जी। इनका तो ताउन ये था कि वो बाहर से लेके 8,000 लोग आए थे, उन्होंने दहशतगर्दों को बसाया था इधर, याद होगा शायद आपको, उन्होंने तो इधर लाके बसाया था इनको। बिल्कुल वैसे मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी तौर पे मुश्किलात का शिकार, मजीद मुश्किलात का शिकार होती चली जा रही है, ख़ासतौर पे जब हम ये देखते हैं कि आपकी पार्टी जो है इस वक्त, उसके इंतखाबात की बात कर ली जाए, इंतखाबात से लेकर आज तक कोई आपका डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं हैरान हूं कि किस तरह आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किलात के अंदर खड़ी हुई, लीगली नहीं खड़ी, बिल्कुल नहीं ऐसा। अच्छा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नाम है, आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम खत्म नहीं किया गया, ठीक है, बट उनका असेंबली वो जो सिंबल SIC से हैं या PTI से हैं? PTI से मौजूद है, SIC बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टी की एग्जिस्टेंस कोर्ट की वर्डिक्ट के मुताबिक मौजूद है। बट जो सिंबल की बात है वो कहते हैं कि आपने इलेक्शन अपना होल्ड नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा, उनको सिंबल हमारा वहां से खत्म किया गया। ये आपको पता है कि जब जजमेंट आई उसके अंदर हमारे, बल्कि आर्गुमेंट्स के दौरान भी कोर्ट्स ये कहती रही कि आपकी PTI तो मौजूद है, आपने किस तरह स्विच किया वहां पे। लेकिन जो आप गलत फैसला था ना, आपकी लीडरशिप का, नहीं, जो भी आपके गलत फैसला नहीं था, जो आपके लीगल ब्रेन्स थे वो नहीं, यानी कि अदालत ने फिर आपको रास्ता बता दिया, आपके पास रास्ता मौजूद नहीं था उस टाइम। काजी फायद ईसा साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जो डिसीजंस यहाँ पे आते रहे, अब अल्लाह ही हाफिज है, ऐसे लोग भी इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस रहे कि उनके बाद के जो आने वाले जजेस हैं उनकी जो जजमेंट्स हैं वो कुछ और बोल रही हैं, और उनसे पहले वाले जो जजेस उनकी जजमेंट्स कुछ और बोल रही थी। साकिब निसार की जजमेंट्स भी कुछ और बोल रही थी। निसार की देखिए, साकिब निसार की जजमेंट अगर कुछ और बोल रही थी तो वहां पे चैलेंज होती रही है। इसी तरह हमने काजी फायद ईसा को रिव्यू में चैलेंज किया हुआ था, और जब रिव्यू आता है तो रिव्यू में कहती कोर्ट्स के जी आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है PTI तो मौजूद है। दहशतगर्दों का साहब वैसा बड़ी फ्रैंकली आपकी पार्टी दहशतगर्दों की सहूलत का है, आपकी पार्टी दहशतगर्दों की सहूलत का, हम वो लोग हैं कानूनी मुकीम अफगानों को रोकने वाली, तो क्यों ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी क्यों ना लगाई जाए? वो जमात है जो अफगानिस्तान के अमन के अंदर सबसे ज्यादा रोल है हमारा, KP के अंदर अमन के अंदर सबसे ज्यादा रोल है हमारा। देखिए अब मुझे एक याद मैकेनिज्म है सर, प्लीज जरा खालिद भाई प्लीज, वो IMF को खत इन्होंने, मैंने यार लिखा था, देखिए जो IMF वज़ीर आला ने IMF को खत लिखा था अदम एतमाद होने के बाद, दिवालिया इन्होंने मुझे श्रीलंका भाई मैं बात कर रहा हूं, दहशतगर्दी आप IMF की बात कर रहे हैं, IMF के आगे तो आप लोगों ने जो IMF के आगे आपने तो 20 दफा कहा कि हमारा आखिरी टाइम IMF के आगे जाने का, लेकिन आप तो आज भी भीख मांग रहे हो। IMF पे बात कर लेते हैं, IMF के क्रिस्टीना लिगार्ड ने आके IMF जब आप 2022 के अंदर आते हैं, वेलकम द न्यू एरा ऑफ द पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हैं कि IMF तो आज भी तारीख का सबसे ज्यादा
तारीख में सबसे 1 ज्यादा करोड़ 20 कर्जा लाख जो डॉलर पिछले आज 3 भी साल देने में जा रहा है, है। आज भी देने जा रहा है उसको। आईएमएफ पे बाद में कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि वैसा एक पार्टी जो कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, उनकी हमायत करती है, एक पार्टी जो कि इंडिया का एजेंडा पूरा करते हुए इंडिया को शिकस्त देने वाले फील्ड मार्शल पे हमले करती है, तो उसमें पाबंदी ना लगा दी जाए। मुल्क मेरा है, पाक फौज मेरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की जमात है। ये नहीं है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, करती है। हम अपने हमारे जो लोकल वहां पे शहीद होते हैं, मेरी सर, पाक आपका फौज सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया, आप लोगों ने सोशल मीडिया को कंट्रोल किया, हमारे फौजियों की शहादतों का मजाक उड़ाता है। खुदा की कसम, नहीं कर सकते ऐसा, खुदा की कसम भाई, आपका सोशल मीडिया हैदर मेहदी और आदिल राजाओं जैसे बिल्कुल उसे उनको भरा अरेस्ट पड़ा है। करें, बिल्कुल ये अरेस्ट करें। आदिल राजा जैसे बंदे अगर ये करते हैं उनको अरेस्ट करें इस तरह। ये नहीं है कि वो मेरे, अगर मेरे मुल्क का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है, मेरी पाक फौज का दुश्मन है, दुश्मन है। खालिद साहब, एक मिनट, खालिद साहब, इनकी सफों में मुल्क दुश्मन नहीं बैठे हुए। मैं छोटी सी बात, मैं ये नहीं कहता कि इनका मुल्क नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि इनकी फौज नहीं है, सही है। मैं ये नहीं कहता इनका ये अवाम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं ये कहता, बिल्कुल सब कुछ इनका है, लेकिन जिम्मेदाराना रोल तो अदा करें ना, आप जिम्मेदाराना रोल तो अदा करें। मुझे ये बताएं कि क्या आपने उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो कुछ लफ्ज उसने लिखे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो नौरीन न्याजी ने किया है अभी ये अच्छा। और दूसरी बात साहब, जो नौरीन न्याजी ने किया है, वहां पे केपी के लोग उनको इत्मीनान में लिया जाए, क्या उनके लोगों को इत्मीनान में जरूरी जो नहीं है? नौरीन न्याजी ने किया, क्या वो दहशतगर्दाना इकदाम नहीं है? हालत जंग में मुल्क, और वो मोदी को कह रही है कि आके यहाँ पे आप अपनी मूवमेंट करें। ये क्या तरीका कार है उनके, उन एंकर्स को भाई आपने दे मुझे रही है बताना है केपी गवर्नमेंट दहशतगर्दी में किस तरह इन्वॉल्व है। आपने ये जो कल तकरीरें की गई हैं, ये धमकियां नहीं, मेरी गवर्नमेंट केपी के लिए काम कर रही है, मेरी गवर्नमेंट कौन सी धमकियां भेजता? इससे क्या और क्या हो सकता है कि हम तुम्हें बता देंगे। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल हार्मनी है, आप पंजाब, आप मैं इस सुबाइयत की तो हम बात करना ही नहीं चाहते। शाहिद खटक ने जो तकरीर की, आप उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए उनके वर्ड्स बिल्कुल हार्श थे, हार्श वर्ड्स को बिल्कुल हमें नहीं, हमें पॉलिटिकल हार्मनी की तरफ जाना है। ये नहीं है कि हम ना सुबाइयत के ऊपर बिलीव करते हैं, ये फेडरेशन है, मेरा तो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। किसी एक बंदे की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मर्तबा फिर दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है, बंदे की जो अपनी ओपिनियन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओपिनियन आपके जलसों में तकरीर करता है वो कोई ओपिनियन। बैरिस्टर गौहर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद कैसर साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके साथ हमारी टॉप लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए। सबसे पहले ये वर्ड्स है कि मेरा मुल्क है, मेरी आर्मी है, हम किसी दहशतगर्दी एक्टिविटी के साथ नहीं खड़े और हम अमन चाहते हैं। हम किसी भी तरह इस मुल्क के अंदर की शाह महमूद कुरैशी के दिल को देखें, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज इलाही, बैरिस्टर गौहर, वो तमाम के तमाम उस ट्वीट के साथ नहीं है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं किसी एक बंदे की शायद खटक की हद तक बात करें, उनकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। ये सोचता है कि मेरे मुल्क की सरहदों के मुहाफिज जो हैं, जो आए दिन एक नए इम्तिहान में खड़े हैं, अंदरूनी खलफशार में भी इनकी सूरत में और बैरूनी खलफशार में भी, अफगानिस्तान, इंडिया और जो दूसरे लोग हैं उनकी सूरत में भी। और जब ये ऐसी बातें करते हैं, जब ये सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करते हैं, आदिल राजा और उसके जैसे जो लोग हैं, वो जब इस तरह की हरकतें करते हैं, सर वो आदिल राजा मेरी पार्टी का कोई मेंबर तो नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक के साथ मेंबर तो नहीं है। क्या वो बानी पीटीआई के जो सोशल मीडिया का गाइडलाइन वाला ग्रुप था उसका हिस्सा नहीं रहा? उसमें रहा, उसमें रहा, मान लिया जी ये इनका हिस्सा नहीं है, मान लिया इनकी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं। वो जो जेल में 804 बैठा है, रोजाना ट्वीट कर रहा है, क्या वो ये नहीं कह सकता कि मेरा इन ट्वीट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको पीटीआई की स्टेटमेंट ना समझा जाए? क्या वो ये नहीं कह सकता? क्या उसके ये कहने से, क्या उसके ये कहने से जो कुछ ये बादल छटे हुए हैं कर रहे हैं, उसे डिसोन किया? देखिए सिंपल सी बात, डिसोन करे ना, नहीं किया। मुझे मैं उसने ऑन भी तो नहीं किया। मेरे भाई वकील है नजम भाई, मेरे भाई वकील है, मंजे हुए वकील है, अल्हम्दुलिल्लाह नए मेंबर पंजाब बार काउंसिल बने, जिम्मेदार सीट है इनके पास। अब मुझे ये बता दें कि इस लीगल टर्म में जहां पे खामोशी है वो एडमिशन नहीं होता।
सिंपल सा ये बता दें कि जहां पे खामोश हो बंदा तो उसको एडमिशन नहीं वो बल्कि जो रिपोर्टर जर्नलिस्ट वहां पर जाते हैं, मैं अभी कुर्बान बलोच साहब की तरफ जाता हूं, और कुर्बान बलोच साहब वहां से जो बानी पीटीआई से सहाफी मिलकर आते हैं, जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि ये जो ट्वीट हुआ है वो तो उससे भी ज्यादा सख्त बातें कर रहा है, उससे भी ज्यादा आप कहें मुल्क दुश्मन बातें कर रहा है। क्या इतलात है, ये बंद गली में पहुंचाने वाला कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी नजम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि जो बानी चेयरमैन बातें करते हैं, उनके जमात के जो लोग, उनकी बहनें वो बातें मीडिया के सामने आके रखते हैं और मीडिया उसी को कोट करती है, या जो उनका एक्स अकाउंट है उसी से उनके बयानात जारी होते हैं। और उनमें जो अल्फाज का चुनाव है, मैं समझता हूं कि वो मोहतात नहीं है। जिस तरह एक पार्टी के चेयरमैन को, पार्टी के सरबराह को और साबिक वज़ीर आज़म के अल्फाज को होना चाहिए, रियासत के हवाले से, रियासत के स्टेक होल्डर्स के हवाले से, रियासत के इदारों के हवाले से, उनके सरबराहान के हवाले से। अगर कोई पार्टी का सरबराह भी अल्फाज के चुनाव में एहतियात ना करे, मोहतात ना हो, तो यकीनी तौर पर फिर मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अब या वाकई वो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जो कन्वे किए जाते हैं, या जो अल्फाज कन्वे किए जाते हैं वो नहीं है, तो फिर भी उसके लिए मुश्किलात यकीनी तौर पर ना सिर्फ बानी चेयरमैन के लिए, मैं समझता हूँ पूरी जमात के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए वो मुश्किलात खड़ी होती हैं। क्योंकि जब आप रियासत के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या रियासत के इदारों के सरबराहान के हवाले से, क्योंकि आप रियासत को और उनके इदारों को अलग नहीं कर सकते, उनके मुल्क की सलामती के हवाले से, उनकी खुशहाली के हवाले से और मसाइल के हल के हवाले से। इन सारे इदारे मिलकर ही मुल्क को चैलेंज से निकाल सकते हैं, या दुश्मन को फेस कर सकते हैं, या दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। अगर आप उनमें दरार डालने की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर उस जमात के लिए भी मुश्किलात होंगी, उनके सरबराहान के लिए होंगी और रियासत और उनके इदारों के लिए होंगी। तो मैं समझता हूं कि किसी हवाले से ये रियासत के लिए, मुल्क के लिए और उस मुतल्लिका जमात के लिए भी कोई अच्छा शुगून नहीं है, कोई बेहतर मैसेज नहीं है कौम के लिए। बिल्कुल सही, आपने इस वक्त जो शुगून है, लेकिन बड़ी मैं क्या कहूं, मैं मेरे सामने वैसे बैठे हुए हैं, मैं कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन बड़ी मेरे दिल में मैं कहने जरूर हैं, ये फाशिस्ट हैं। यकीन करें कैसे, जब गवर्नमेंट में थे नवाज शरीफ, जरदारी, मैं कहता हूं कि आज भी गवर्नमेंट मौजूद है ना, पहले भी गवर्नमेंट्स मौजूद थी, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी। उनका एम क्या होता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द पब्लिक एंड कंट्री। ठीक है, इनका एम क्या है कि जरदारी को डाउन करो, उसके खानदान को डाउन करो, नवाज शरीफ को डाउन करो, उसके खानदान को डाउन करो, जो उनके एलाइज हैं, उनके साथी हैं, उनको गोलियां मरवाओ, उनके खिलाफ जलसे निकलवाओ, उनके घरों पे हमले करवाओ। मुझे कोई एक काम, कोई एक तकरीर नियाजी साहब की सुना दें, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, जिनके साथ इनके ताल्लुकात है, वो भी बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं पे इन्होंने कोई काम की बात की हो और कहां पे कहीं कोई सी तकरीर में ये ना कहा हो कि मैं इनके एसी उतरवा दूंगा, मैं इनकी जेलों में ये कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, मैं ढींग कर दूंगा, जाली FIR। इसलिए मैं इनको कहता हूं ये फाशिस्ट हैं, ये फाशिस्ट माइंडेड आदमी है। आज देखें, अगर गवर्नमेंट में नहीं है, इसकी स्टेटमेंट है, इसकी जाती स्टेटमेंट है, अदालत में बैठ के इसने कहा था, वो सासू मां की अदालत से निकल के जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गोद में बैठ के इसने वहां पे कहा था कि मैं, अगर मुझे पकड़ोगे तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मुझे फिर इससे भी ज्यादा बुरा होगा। ये इसी की स्टेटमेंट्स हैं, मेरी तो नहीं है, या इनकी तो नहीं है किसी। लेकिन इतना 2 साल से ज्यादा जेल में गुजारने के बावजूद वैसा कोई फर्क नहीं आया। आप बड़े आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ बानी पीटीआई के ट्वीट से, उनके एक्स पर जो पोस्ट हैं, आप उनसे लातलकी का इजहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो तो ऑन ही नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बोझ की बात की जो हम पब्लिक में रहते हैं। मैं सबसे पहले फैशिस्ट की जो डेफिनेशन, फैशिस्ट की डेफिनेशन बताता चलूं, सप्रेशन टू अपोजिशन,
मुझे सप्रेस किया जाए ना। नहीं, क्यों नहीं सप्रेशन देता रहा ये उस वक्त? मुझे सप्रेस कर रहे हो ना आप। सर, आप बताएं कि एक पॉलिटिकल सप्रेशन है यहाँ के अंदर, पॉलिटिकल सप्रेशन के अंदर आपने इस मुल्क के अंदर एक एक कानून चेंज कर दिया, आप इस मुल्क के अंदर एक अपोजिशन की सीट छीन ली, आपने इस मुल्क के अंदर उस अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए क्या कोशिश, आपने कभी उनको 9 मई के अंदर आप एक मिनट मुझे बताएं आप इंडिया के एजेंट बनकर पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर्स पर, कोर कमांडर हाउसेस पर, शोधा की यादगारों पर हमले करें, आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? क्या किया जाएगा? आप पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए IMF को, वर्ल्ड बैंक को खत लिखें, मुझे बताइए, एक बंदा जेल के अंदर बैठ के कैसे फूलों के हार पहनाएंगे? आज भी हमारा वही मुतालबा है। मंसूबा साज था, बना के गया था, मंसूबा बना के गया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा सर, ये डकैती के मंसूबे बना के पहले जाते हैं, पहले जिन लोगों ने वो किया, जिन लोगों ने वो एक्ट किया, वो आज भी जेल भुगत रहे हैं, उनको सजाएं हुई हैं। हम उनके अंदर अपील में, जिनको हम कहते हैं कि हम लोग ये नहीं है, देखिए अपील के अंदर है, देखिए कौन लोग हुआ, PTI की तरफ से इंस्टेंस था, उनको सजाएं अगर हुई, वो कौन लोग हैं? हमें क्या पता कौन लोग हैं, बताएं जी, इनको कौन लोग हैं? कौन असलम, उसके बाद वो जो MPA का टिकट होल्डर था जिसने बड़ी वो तकरीर की थी वहां पे, फारूक की बात और जी अमाद फारूक था, ठीक है, अफरीदी जो इसने वहां पे लोगों को इकट्ठा किया था, वो जो आपके वज़ीर आला की वीडियो मौजूद है हमला करते हुए, उसने बिल्कुल फिर उसने ये कहा कि ये पैगाम पहुंचा दिए गए हैं, उसके जो पैगाम पहुंचाए गए हैं उसके मुताबिक आप करिएगा। इतने लोग वहां पे मौजूद हैं और इतने वहां पे, ये उसकी वीडियोस मौजूद हैं। मैं सर उसी पे कह रहा हूं कि कानून अपना रास्ता लिए हुए, कानून के मुताबिक वो उनको डील किया जा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सप्रेशन है, मुझे एक बात बताएं, आज के दौर में फैशिज्म का कह रहे हैं, फैशिज्म का आज का दौर है, फैशिस्ट गवर्नमेंट आज है ना कि पहले थी। पहले उस टाइम तो देखे ना, एक बार उस टाइम हम भी उसी वक्त भी हम लोग अपोजिशन के अंदर थे, हमें हमारी जिस तरह यहां से निकाला गया, जिस तरह इमरान खान, अच्छा मुझे मैं कुर्बान भाई साहब की तरफ चंद लम्हों के लिए दोबारा जाना चाह रहा हूं। कुर्बान साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, बानी PTI के जो ट्वीट्स हैं, और बड़े ही मैं कहता हूं कि फजूल किस्म के, वाहियात किस्म के ट्वीट्स हैं, जो उसमें गुफ्तगू है, जो उसमें अल्फाज हैं, तो उनको डिसोन कर देते हैं। क्या ये डिसोन कर सकते हैं? क्या ये 9 मई को डिसोन कर सकते हैं? क्या ये पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिशों को डिसोन कर सकते हैं? ये जितना दहशतगर्दों की जितना सपोर्ट हो रही है, उसको ये डिसोन कर सकते हैं? नजम, मैं समझता हूँ कि PTI में थोड़ी सी मुश्किलात हैं। वो इस हवाले से कि उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कुछ वो रहनुमा हैं कि जो धीमे मिजाज के साथ लॉजिक की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, मामलात को बन के बना के चलने की बात कर रहे हैं। आज भी कौमी असेंबली में यही बात जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर ने यही बात की, और 1-2 रोज पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने फिर उस वक्त भी यही बात की। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो सुलह की बात करते हैं, जो मामलात को ठीक करने की बात करते हैं, वो बहुत थोड़े हैं, वो परेशर्मी हैं। और इनका जो सोशल मीडिया ग्रुप है या सोशल मीडिया है, उनका सारे ऐसे लोगों पर एक दबाव है, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होते हैं या इदारों के दरमियान या उनके साथ टकराव की सूरत हाल बनती है, उनकी मेजॉरिटी भी है और सोशल मीडिया उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो इसी वजह से ये जमात खुद अपने अंदर में एक मुश्किलात का शिकार है, तजादात का शिकार है, और चेन ऑफ कमांड का भी इशू है। क्योंकि कुछ लोग, ये किसी जमात में आप नहीं देखेंगे कि जो भी मुलाकात करके आए उसका अपना नैरेटिव हो। मखसूस लोग होते हैं, मखसूस मीडिया होती है, उसी के थ्रू, तर्जमान के थ्रू बयानात उसका मौक़िफ़ आता है। लेकिन इस जमात में PTI में ये नहीं है सिस्टम, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ इस जमात में। जी, ये एक मसला तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ ही मुझे एक बात बताइएगा, मेरे सामने एक बयान पड़ा हुआ है और ये बयान है अवैस भारतीय वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर। जयशंकर जो है पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के बारे में हर्जा सराई करते हुए कहता है कि भारत को अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बुनियादी चैलेंजेस बराह रास्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से दरपेश हैं। अब मुझे ये बताइए, जयशंकर भी वही बात करता है,
आपका लीडर भी वही बात करता है, उसी किस्म के ट्वीट्स करता है, उसी किस्म की, बिल्कुल ऐसा नहीं बल्कि है। जयशंकर से बढ़ के बात करता बिल्कुल है। ऐसा मुझे ये नहीं है। बताइए कि हम बिल्कुल किस तरह ऐसा फर्क नहीं। करें इसमें जहाँ कि पे- इमरान खान कहां पर खड़ा जहाँ है पे और साल- जयशंकर कहां पे खड़ा जहाँ है। पे पाकिस्तान की सालमियत की बात है, अभी पिछले दिनों की बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रिफ्ट बनती है तो पाक फौज के सबसे ज्यादा शाना बशाना हम लोग पूरी कौम के साथ खड़े थे। सर आपका देखिए, वो क्या आप- है वो सदीक, क्या नाम है आपका? सिद्दीक बलोच। नहीं, वो दूसरा जो आपका यूट्यूबर है, देखें, वो देखें, कहता है, देखें, वो आपका देखें, तर्जमान है ना, आप वो ना नजम खड़े भाई- होके कहता नजम भाई, है कि पाकिस्तान इंडिया में- का मोदी ने पाकिस्तान की- बेहतरीन वक्त पर पाकिस्तान पर की हमला कर दिया सबसे है, ज्यादा पॉपुलर बेहतरीन पार्टी, वक्त पे। पाकिस्तान की नहीं सबसे तो ज्यादा अलीमा खान ने क्या पाकिस्तान कहा की सबसे था? बड़ी हाँ जी। पॉपुलर अलीमा खान ने पार्टी ये नहीं कहा था कि जिसको झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों कुश्ती खेल जिसको रहे हैं। करोड़ प्लस वोट पड़ा, ठीक है, उससे एक अलीमा खान ने- ट्वीट- ये अलीम खान- एक- अलीम- एक- अलीमा खान ने- सॉरी, एक ट्वीट अलीमा खान की ने ये बात- बयान दिया यार था। आप भी तो देखिए ना किस तरह वाजपेयी किसके घर में आता था, क्या होता रहा, नवाज शरीफ के घर भूल गए कि वो मुल्क अमन का का दुश्मन दौर था ना। कौन सा अमन का दौर है? वो क्या अमन का उस टाइम दौर हमारा था, मुल्क कश्मीर नहीं, का मसला हल हमारा होने जा रहा था। कौन सा कश्मीर का कश्मीर का मसला हल होने जा रहा था। आज भी पिछले 3 साल से नून लीग की गवर्नमेंट है, आपने कौन सा कर लिया? अच्छा, वैसे- भाई, जंग जीती है। 1993 के उनको अंदर डाउन इसकी टू अर्थ किया है। मेरी पाक फौज ने एक जीती मिनट, खालिद साहब, एक है, सवाल मेरी कर लूं। पाक फौज ने जीती है, सर एक इसमें सवाल, आपका कोई रोल नहीं है। एक सवाल करूं मैं आपसे अवैस। वैसे एक शख्स executive- आपका, सर एक मिनट, एक शख्स आपका दुश्मन है और दुश्मन मुल्क का वजीर आजम है अवैस साहब, वो बस पे बैठता है, आपके मुल्क आ जाता है और मीनार पाकिस्तान पर जाकर कहता है कि पाकिस्तान मेरी मोहर से नहीं चलता। वो वहां पर मेहमानों की किताब में तासुरात लिखता है। इंतहा पसंद जमात का वो वजीर आजम है। ये आपकी इज्जत है, आपकी कामयाबी है, ये नाकामी? एक इंतहा पसंद वजीर आजम, मुझे बताएं, एक इंतहा पसंद वजीर आजम अफगानिस्तान से उड़ता है और पाकिस्तान आकर लैंड कर जाता है, खुद आ जाता है, बगैर बुलाए आ जाता है। ये आप जरा सोचें, ये आपकी कितनी बड़ी इज्जत थी। और आपका वजीर आजम और आपका इमरान खान अब आपने मुझे मिसकाले मारता रहता है, फोन तक नहीं 1978 से सुनते, लेके फोन तक नहीं सुने जाते। 1978 से लेके 2018 तक कौन गवर्नमेंट में था? मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या उसका भी सारे का सारा जिम्मा इमरान खान के ऊपर है? सर जो गलत कर रहे हैं उसको मान लेना। गलत किया ना, डिसोन तो कर लिया आपने, ट्वीट गलत किया आपने ना, ट्वीट डिसोन कर दिया ना। 2018 आप एक जिम्मेदार शख्स 20 हैं, साल के अंदर आप एक नून लीग की जिम्मेदार गवर्नमेंट शख्स दो हैं। दफा आई, आपने पीपल्स ट्वीट पार्टी की डिसोन कर गवर्नमेंट दिया। आई, कि इन लोगों की गवर्नमेंट क्या आपने ट्वीट डिसोन कर दिया ना। देखिए मैं ट्वीट को किसने ऑन किया है? किसने आपने on नहीं डिसोन किया? कर दिया ना। किसी ने on आपने नहीं 9 किया मई ना। को डिसोन कर देखिए, दिया ना। बिल्कुल करते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक करते हैं। जिम्मेदाराना तो मीडिया यही। का दबाव जो है ना वो नहीं है भाई सोशल ये मीडिया खुद कौन ऐसे सोशल ही मीडिया है। की बात ये करते खुद ऐसे हैं। मेरी बात अगर एक सुनिए, बंदा बाहर बैठ मैं कर छोटी सी मेरा बात कोई कहना चाहता हूं। वो हमारे एक हैंडलर्स वजीर नहीं है। आजम था कि मिसाइल गिरा, गलती से गिर गया, माफी हम ही मांग रहे हैं, वो वजीर आजम था। एक वजीर आजम था कि पायलट ने अंदर आके हमला कर दिया, ठीक है, उसे चाय पिला के भेज रहे हैं। उसे चाय पिला के भेज दिया। एक वजीर आजम मैं बताना चाहता हूं, ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, वो ऑथोराइज है कोई भी अमल करने का। ये वजीर आजम जो था, इसने खुद पकड़ के कहा ये ले लें, आप अपना पायलट ले लें, चाय भी पिलाई। और एक वजीर आजम था, उसने कहा अभी स्टैंड करें और बदला लें। ये होती है जिसको कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मुल्क की सालमियत, जिसपे वो जो है ना वो बंदा स्टैंड करता है, मुल्क स्टैंड करते हैं। इस चीज के कितने ठीक है? इम्कान मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए और गवर्नर लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में? इनकी तरफ से 1000% होंगे, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक। सर मैं वैसे जाती तौर पे अगर बियॉन्ड दी अदर लिमिट्स करूं तो दे मस्ट गिवन अ चांस टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ हार्मनी, पॉलिटिकल हार्मनी, ठीक है। वैसे मुमकिन तो नहीं है क्योंकि आज 18 साल हो गए हैं, वहां पे जो कुछ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां पे पॉलिटिकल हार्मनी पैदा नहीं हो सकती है, वो भी हमारे जैसे इंसान है, बड़े खूबसूरत लोग हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूं सर, प्रॉब्लम क्या है, 18 साल से वो एक करब से गुजर रहे हैं वो लोग, उनको पता ही नहीं, जब लाहौर आते हैं यहां पे आके बिजनेस करते हैं, पंजाब में आके बिजनेस करते हैं, यहां पे कमाते हैं, और जब वहां पे जाके वहां पे देखते हैं कि क्या हालात हैं, तो वो उस करब में से वो गुजरते हैं, तो वो हालात को देखते हैं। बड़ा एक जेन्युइन सा ठीक है? सवाल है कि ये खैबर प्रॉब्लम है पख्तूनख्वा उनका। के अवाम जब को वहां पे मंशियात पढ़ने से, के लिए जगह नहीं दहशतगर्दी से होगी, निजात नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर रोजगार नहीं बिजनेस आना चरस चाहिए, बेचना होगा, वहां पे असला, वहां पे उनका बिजनेस होगा, वहां पे नाजायज जो बर्तन आते हैं, सर ये सारी चीजें, नॉन कस्टम पेड चीजें आती हैं, गाड़ियां आती हैं, जब उनका बिजनेस ये होगा तो फिर यही करेंगे वो। वैसे बताएं यार, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक नहीं है कि दहशतगर्दी खत्म हो, मंशियात
स्मगलिंग खत्म हो, मुझे अपना मंशियात का 1 मिनट के कारोबार लिए ऐसा खत्म लग हो। रहा है, मैं ना किसी ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ या किसी ऐसे सूबे में रह रहा हूँ जहाँ मनशियात भी नहीं है, जहाँ पे स्मगल गाड़ियां भी नहीं है। नहीं है, सर। केपी में तो नजर आ रही है इनको, केपी में तो सब चीज मनशियात अगर सर, ना होती दहशतगर्दी ना, कहाँ हो रही है? मनशियात ना होती तो पीटीआई ना होती। सीसीडी आज ना तो सीसीडी आज ये इस तरह की एक्ट ना कर रही होती कि कहाँ से पंजाब आती है? में कहाँ से आती है? क्या आप या मैं लेके आते हैं? कहाँ से आती है? मुझे तो कोई इसकी चीज का नहीं आइडिया कहाँ से खैबर आती है, कहाँ पख्तूनख्वा से से नहीं आती आती है। तो आप मैं रोके, वही है ना। थोड़ा सा It means बताता हूँ, अगर मैं आप बताता हूँ जी, वहां से 15 किलो कहाँ से आई थी भला? अगर याद आप है वो रोके, 15 किलो जो राणा सनाउल्लाह साहब पे डाली गई थी, गाड़ी से वो आई पता है थी, और से आपको? नहीं आई नहीं, थी। गाड़ी से नहीं थी आई, गाड़ी से आई। वो अफरीदी के घर से आई गाड़ी से थी। आई थी। वो गाड़ी से अफरीदी आई के थी। घर से आई आप थी। अभी गाड़ी ये से बात आई कह रहे हैं, अभी भी ये क्या कहते हैं? देखिए जो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे किस चीज की शर्मिंदगी? इस इल्जाम के ऊपर। जो एफआईआर थी, नहीं, एफआईआर नहीं, जो एफआईआर थी ना, बतौर मुसलमान, बतौर देखिए पाकिस्तानी अगर उनको ऐसे था शर्मिंदगी उनके महसूस खिलाफ नहीं डैमेजेस को फाइल करते हैं, उनको चले। इस अब तरह ये का डैमेजेस तो भुगत लें, कौन से जिसमें उन्होंने damages कहा भुगत था लें? कि भाई मुझे कहते हैं 3 अरब रुपया ले लो, वजीर आजम ने मुझे कहा है, शहबाज शरीफ ने मुझे कहा 3 अरब रुपया ले लो, और इस बात से पीछे और जो 10 अरब का चलें। केस किया हुआ चलें डैमेजेस सर, का, मुझे अभी उसको तो भुगत लगता है कि आने वाला वक्त जो है चलें, कानूनी वो तौर decide हो पे जाएगा। कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा मुश्किलात लेके आएगा, क्योंकि जब दहशतगर्दों की हमायत की जाएगी और जब आप पाकिस्तान की रियासत पर हमले करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब तशरीफ लाने के लिए। खालिद खमन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बुरी खबर सारी होती रहती हैं, लेकिन अच्छी खबरें भी इसके दरमियान ही आती हैं। जैसे आज हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जब भी जिक्र करते हैं, उसके प्रेसिडेंट, तो बड़ी तारीफ़ करते हैं। हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदीया के साथ हमारा दिफाई ताउन का मुआहिदा हो गया। लेकिन हमें बहुत सारे और भी दोस्त हमारे पास मौजूद हैं, जैसे तुर्किया की बात ख़ासतौर पर मैं करूँगा। तुर्किया पाकिस्तान में ड्रोन असम्बलिंग के हवाले से फैक्ट्री कायम करने पर गौर कर रहा है। और जब हम पाकिस्तान और तुर्किया के आपस में दफाई ताउन के हवाले से बात करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रोन की असम्बलिंग के हवाले से महदूद नहीं है, बल्कि जब हम बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी की बात करते हैं, हम इसके साथ साथ एंका ड्रोन जो अब जिनकी मैं अभी तफसील बयान करने जा रहा हूँ, उसके अलावा जो जदीद लड़ाका तैयारे कौन है उनकी बात करते हैं, तो ये हम जहती किस्म का एक ताउन है जो कि आगे बढ़ रहा है। इस वक्त जो एंका ड्रोन्स की बात की जा रही है वो इतने ज़बरदस्त हैं कि 30,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास कर सकते हैं 250 किलोग्राम वज़न उठाकर। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की फ़ौज इस काबिल हो जाएगी कि वो किसी भी जगह पे कोई भी एक्शन कर सकती है। और उसके ड्रोन्स 30,000 फुट की बुलंदी पर जब उड़ेंगे और वो 250 किलोग्राम वज़न भी ले उठा सकेंगे, 24 घंटे से ज़्यादा वो परवास कर सकेंगे, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इजाफा होगा पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में। पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है और दिफाई ताउन है वो न सिर्फ सऊदीया के साथ बढ़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो तुर्किया है वो, और इससे आगे बढ़ते हुए चीन के साथ पाकिस्तान का जो ताउन है वो अपनी जगह पर मिसाली नज़र आ रहा है। अब हमें पूरी कौम को मुबारकबाद देनी है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जहां हम अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी दिफाई कुव्वत के हवाले से, दिफाई सलाहियतों के हवाले से भी नए संगे मील अबूर करने जा रहा है। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ईवान सदर में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये एक नए पाकिस्तान की उड़ान का वक्त है, ये पाकिस्तान अपनी उड़ान के लिए तैयार है और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए नई इज़्ज़त का, नई बुलंदी का, नए शरफ का बायस होगा। और हम सब अपने पाकिस्तानी होने पर पहले भी फ़ख्र करते हैं, आइंदा मज़ीद फ़ख्र करेंगे। हम सब पाकिस्तान की फ़ौज को मुबारकबाद पेश करते हैं इन तमाम अचीवमेंट्स के हवाले से, इन तमाम जिद्दत के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो है मज़ीद तरक्की की तरफ जाएंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे, ताकत की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।